जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आप लोग मनोवैज्ञानिक के हिसाब से उनके विचारों को याद करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने उन्हीं को छांट कर लिया है कि जो आप बड़े ही आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें और एग्ज़ाम में बेहतर नंबर प्राप्त कर सकें। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं और हम आपको बारी बारी से सभी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान क्या है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह गर्भकाल से किशोरावस्था तक की जाती है। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करता है। जेम्स ड्रेवर कहता है मनोविज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर परिपक्वता तक करता है। वहीं स्किनर के अनुसार हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान क्या है? तो स्किनर कहता है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर क्या कहता है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और वाटसन की बात करें तो वाटसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बड़े ही आसानी से अगर आपसे पूछता है कि बाल मनोविज्ञान क्या है तो आप स्किनर के हिसाब से लिख सकते हैं, वाटसन के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा लिखना है तो आप ड्रेवर और क्रो एंड क्रो के अनुसार लिख सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग क्या है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? उत्तेजित दशा है। जो भाव आपका निकल कर बाहर आ रहा है उत्तेजना के साथ, वो क्या है? संवेग है। क्रोध, प्रसन्नता, ये सब क्या है? आपके संवेग हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार संवेग क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। रास क्या बताता है संवेग के बारे में? तो रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक की प्रधानता होती है। रागात्मक मतलब सभी संवेगों की प्रधानता होती है। जितने भी हुए क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, सभी संवेगों की क्या होती है? प्रधानता होती है। वाटसन के अनुसार शैशव अवस्था में बालक में 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम। जब वह अपनी मम्मी को देखता है तो प्रेम को दर्शाता है। जब उसको उसकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्रोध को दर्शाता, फेंक देता है। भय क्या है? अगर आप डांट देते हैं तो वह डर भी जाता है। लगभग शैशवावस्था में यह 3 ही संवेग पाए जाते हैं। लेकिन मैकडूगल बताता है कि कुल 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। संवेग की कुल 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। बुद्धि क्या है? कई बार पूछा गया है कि बुद्धि क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से आप लिख सकते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। एक लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन स्टर्न के अनुसार बात करें तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता क्या है? बुद्धि है। और गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचान और सीखने की शक्ति है। गाल्टन के अनुसार पहचान और सीखने की शक्ति है, सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। आप बड़े ही आसानी से एग्जाम में इन सभी का आंसर लिख सकते हैं। एक एक करके किसी भी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से लिख सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग स्टर्न ने किया था
और बुद्धि लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन फिर उसके बाद टर्मन ने इसे संशोधित करके बुद्धि लब्धि में क्या किया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 का इन्होंने यह सूत्र दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। इन्होंने 2 प्रकार के बुद्धि के तत्व बताए, एक सामान्य योग्यता वाले, एक विशिष्ट योग्यता वाले। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन ने किया था और बहु तत्व बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, एक अमूर्त बुद्धि, एक मूर्त बुद्धि, एक सामाजिक बुद्धि। क्या है? सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो आप अमूर्त चीज़ों से सीख रहे हैं। अमूर्त मतलब जो दिखाई दें, जिन्हें छू सकें, क्या है? अमूर्त हैं। अगर आप कल्पनाओं से सीख रहे हैं, वो क्या है? मूर्त बुद्धि है। आपने गणित में क्या करते हैं? मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं, माना यक्स है, उसका मान माना यक्स है, तो क्या है? यहाँ पर मूर्त बुद्धि है। और सामाजिक बुद्धि, समाज के लिए आप समाज से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक राजनेता में कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। TAT, CAT यह तमाम तरीके के व्यक्तित्व परीक्षण करने के तरीके हैं जिनसे आप व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं। तो आपको कई बार पूछा गया है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मूरे एंड मॉर्गन ने। और बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण भाटिया परीक्षण के द्वारा किया जाता है। और कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से कम होती है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह सामान्य बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होता है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर है तो वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अधिगम के बारे में जानते हैं तो गेट्स के अनुसार अधिगम है अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ अधिगम के बारे में क्या कहता है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में अधिगम क्या है? सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों का और ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? सीखना है, अधिगम है। स्मृति क्या है? कई बार पूछा गया है कि स्मृति क्या है। तो वुडवर्थ के अनुसार जिन तत्वों को हमने पहले सीखा है, जो चीज़ें हमने पहले सीख लिया है, उसका स्मरण रखना ही क्या है? स्मृति है। उसका स्मरण आना ही क्या है? स्मृति है। स्टाउट के शब्दों में स्मृति आदर्श पुनरावृत्ति है। जो चीज़ सीखें उसका बार बार आना, बड़े ही आसानी से आप उसको याद कर ले रहे हैं, वो क्या है? स्मृति है। वुडवर्थ ने स्मृति के 4 अंग बताए। इन 4 अंगों के द्वारा प्रतिपुष्टि होती है कि आपकी स्मृति ठीक है। आपको जो चीज़ें आपने लर्न किया है वो याद हैं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं? आप सीखते हैं। जो चीज़ें आपको सीखना है, सीखते हैं, अधिगम करते हैं। अधिगम करने के बाद आप उसको धारण करते हैं। धारण करने के बाद पुनः उसका स्मरण करते हैं, रिवीजन करते हैं, जिसको याद करते हैं। याद करने के बाद और आपने जो चीज़ें याद की, क्या वह सही है, इसकी पहचान करते हैं। तो इस तरीके से इन 4 तरीकों के द्वारा ही हम यह कहते हैं कि हमने जो चीज़ सीखा है वह हमें याद है। ध्यान क्या है? ध्यान को अवधान भी कहते हैं। तो रास अपने शब्दों में कहते हैं अवधान क्या है? विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। विचार में जो चीज़ वस्तुएं हैं उसको मस्तिष्क के सामने लाने की ही प्रक्रिया क्या है? ध्यान है। डिम्बल बड़े ही स्पष्ट करते हैं कि ध्यान क्या है,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, दो वस्तुएं हैं और एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान है। आपके पास दो वस्तुएं हैं और आप दोनों में से किसी एक पर अपने चित्त को लगाते हैं, चेतना को केंद्रीकरण करते हैं, तो क्या है, ध्यान है। अभिरुचि क्या है, अभिरुचि को रुचि भी कहते हैं। तो मैकडूगल के अनुसार अभिरुचि गुप्त अवधान है। अवधान सक्रिय अभिरुचि है। अभिरुचि क्या है, गुप्त अवधान है। कहीं कहीं आप क्या कहते हैं कि अभिरुचि और अवधान दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। अगर आपकी जिसमें रुचि होगी तो आप ध्यान से चीज़ें करेंगे, और जिसमें आपका ध्यान लगेगा उसमें आपकी रुचि होगी। मतलब ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक है तो दूसरा रहेगा, दोनों के बिना एक संभव नहीं है। और वहीं पर भाटिया कहते हैं कि रुचि का अर्थ है दो वस्तुओं में अंतर करना। आपके पास दो वस्तुएं हैं, आप दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को चुनते हैं, वो क्या है, आपकी रुचि है। आपकी रुचि है तभी ना उसको आपने चूज किया कि ये मेरा है। आपकी रुचि जिसमें होगी वही चीजें आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो भाटिया के अनुसार रुचि क्या है, दो वस्तुओं में अंतर करना। रुचि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात रुचि, एक अर्जित रुचि। जैसे आप और आपका मन लग जाता है गाना सुनने का, आप गाना सुन रहे हैं शुरू से ही, ये क्या है, आप में जन्मजात रुचि है। अर्जित रुचि क्या है, अर्जित रुचि आप विद्यालय गए और आपको विज्ञान पढ़ना है और आपने विज्ञान में आपकी रुचि होने लगी, ये क्या है, अर्जित रुचि है। लेकिन जो जन्म से ही आया, आप खेल रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, ये क्या है, जन्मजात रुचि है। कल्पना क्या है, कल्पना कई बार पूछा गया है, तो दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन ही क्या है, कल्पना है। जो चीजें दूर हैं उनके बारे में सोचना ही क्या है, कल्पना है। बोरिंग एवं अन्य के शब्दों में कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कल्पना की जो सामग्री क्या है, स्मृतियां हैं। आपको जो चीजें याद रहेंगी उसी के बारे में सोचेंगे ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। आप जो चीजें जान रहे हैं उसके बाद अवास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे एक गाना है, चांद के पार चलो, क्या है कि वास्तविकता यह है कि आप चांद देखे हैं, लेकिन अवास्तविकता की ओर जा रहे हैं, चांद के पार चलो, क्या है, अवास्तविकता है। आप केवल सोच सकते हैं, वास्तविक में होगा नहीं ऐसा। तो ये क्या है, कल्पना है। वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। चिंतन क्या है, तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। यह किसी समस्या को लेकर उत्पन्न होती है और यह तब तक चलती रहती है जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। आप टेंशन में कब आते हैं, किसी के बारे में कब सोचते हैं, जब आपके पास कोई परेशानी आती है तो उसके समाधान के लिए आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि कैसे कर दें कि ये काम हो जाए। तो ये क्या है, चिंतन है। रास क्या कहते हैं, तो रास के अनुसार चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है, मानसिक प्रक्रिया, आप दिमाग से ही सोचेंगे, लेकिन यह कैसा है, ज्ञानात्मक पहलू है। आप ज्ञान का प्रयोग करेंगे तभी ना आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप किसी समस्या को कैसे हल कर पाएंगे। तो ज्ञानात्मक पहलू है, मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। विस्मृति क्या है, सीखी गई वस्तुओं का पुनः स्मरण करने में असफलता ही क्या है, विस्मृति है। आपने जो चीज़ें सीखी है और उसको याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है कि हमने क्या पढ़ा था या मैंने क्या सीखा था, तो ये क्या है, विस्मृति है। सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता का मतलब है नवीनीकरण या नवीनता, और जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद से है। नवीन रचना करना या उत्पाद देना क्या है, सृजनात्मकता है। लेकिन स्टर्न कहता है, स्टर्न के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, आप ऐसा कार्य करें जिसका रिजल्ट ऐसा हो कि पहले कभी नहीं हुआ हो, और जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, और जो चीज़ें आपने खोज किया है, नवीन उत्पाद प्राप्त किया है,
वो समूह और समय के साथ मान्य हो, तो वो क्या है, सृजनात्मकता है। तो कई बार यह पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया था, तो उसको मैंने इकट्ठा किया है। तो कोहलरबर्ग ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, और जिसका नाम भी पूछ लिया जाता है तो उसका नाम क्या था, सुल्तान था। बीएफ स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर किया था। चूहे और कबूतर पर बीएफ स्किनर ने किया था। पावलोव की बात करें तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक अपना प्रयोग बिल्ली पर किए थे। किस पर किए थे, बिल्ली पर किए थे। कोहलरबर्ग ने समग्रता का सिद्धांत दिया था और अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत भी दिया था। और कोहलरबर्ग को क्या बोला जाता है, गेस्टाल्टवादी बोला जाता है, क्योंकि यह समग्रता पर ध्यान देते हैं। किसी को अर्ध या अल्प न सिखाया जाए। यह कहते हैं किसी चीज को अगर सिखाया जा रहा है तो उसे पूरा चीजों का ज्ञान दिया जाए, समग्र ज्ञान दिया जाए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। गुड के अनुसार प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। जब आपको मोटिवेट कर दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, किसी काम को आरंभ करते हैं। चलते हैं आज पढ़ते हैं, आप पढ़ना आरंभ कर दिए, उसे जारी रख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं और नियमित तरीके से पढ़ रहे हैं, और क्या है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है आपका। एविरल के शब्दों में अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। आप अगर सजीव प्रयास कर रहे हैं आप किसी काम को लेकर, तो क्या है, आप मोटिवेट हैं। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक अभिप्रेरणा, एक नकारात्मक अभिप्रेरणा। वातावरण क्या है, कई बार पूछा गया है कि वातावरण क्या है। तो रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पी जिसबर्ट ने अपने शब्दों में इसको स्पष्ट किया कि वातावरण सबको कहते हैं जो हमें किसी वस्तु को चारों तरफ से घेरे रहती है या चारों ओर से घेरे रहती है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या कहते हैं कि वातावरण उसे कहते हैं, वातावरण वह सब कुछ है जो हमें चारों तरफ से घेरा हो और अपना प्रत्यक्ष प्रभाव हम पर डाल रहा हो, वो क्या है, वातावरण है। आपके चारों तरफ रहने वाले लोग क्या हैं, वातावरण है, आपका माहौल है। आप जिस माहौल में रहेंगे आपका विचार भाव वैसा होगा, आप पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम क्या है, तो वंशानुक्रम या अनुवांशिकता माता पिता के द्वारा संतान में गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। जो गुण माता पिता में है वही गुण अगर पुत्र में आ जाए तो क्या है, अनुवांशिकता है। या हमारे पूर्वजों के गुण माता पिता के द्वारा हमारे अंदर या पुत्र के अंदर स्थानांतरित होना ही क्या है, वंशानुक्रम कहलाता है। और हम जानते हैं कि कई बार यह पूछा गया है कि कौन सी विधि किसकी है, तो प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक ने दिया था। प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात ने दिया था। डोमिनोज विधि गणित में उपयोग किया जाता है। कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्यतः 3 नियम बताए और 5 गौण नियम बताए हैं। तो आइए सबसे पहले मुख्य नियम की बात करते हैं। तो मुख्य नियम क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। आप जिसमें तत्पर रहेंगे वह चीज़ें जल्दी सीख जाएंगे, आप जिसका अभ्यास करेंगे वह चीज़ें जल्दी सीख जाएंगे। आपका जैसे जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसका कैसा प्रभाव है, उसका जैसा प्रभाव होगा आप वैसे ही अधिगम करेंगे। व्यक्तित्व क्या है,
व्यक्तित्व पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो वाटसन कहता है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसका काम ही क्या है? व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है। जो गुण व्यक्ति के अंदर क्रमागत तरीके से संयोजित किए गए हैं वो क्या है? व्यक्तित्व है। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो पूछता है तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाह्यमुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो अपने गुणों को अंतर्निहित कर रहे, दूसरों के सामने प्रदर्शित न करे, वो क्या है? अंतर्मुखी है। बाह्यमुखी वह है जो अपने व्यक्तित्व को, अपने गुणों को बाहर लोगों को प्रदर्शित करे, वो क्या है? बाह्यमुखी व्यक्तित्व वाला है। उभयमुखी क्या है? जो दोनों चीजें करे, जब जरूरत हो दिखाए, जब जरूरत हो उसे अपने अंदर रखे, अपने गुणों को। क्या है ये? उभयमुखी व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मापन के लिए 3 प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं। एक आत्मनिष्ठ है, एक व्यक्तिनिष्ठ, इसे वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं, और एक प्रक्षेपी विधि है। आत्मनिष्ठ विधि में आप किसी पर्सनल एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं या व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो क्या है? आत्मनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में आप जानते हैं तो क्या है? जानने का प्रयास करते हैं या व्यक्तित्व का मापन करते हैं। क्या है? व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि। प्रक्षेपी विधि, व्यक्ति के अंदर जो गुण छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालना। जैसे आपने किसी को एक चीज दिखाई, धब्बा दिखाया, उसमें लोगों को चित्र सोचने के लिए कह रहे हैं, तो आपने विचार के हिसाब से प्रत्येक चीजों को सोच रहे हैं, और ये क्या है? प्रक्षेपी विधि है, जिसमें CAT, TAT तमाम तरीके के परीक्षण सम्मिलित हैं, और सबसे बेहतर होता है प्रक्षेपी विधि। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने कौन कौन सिद्धांत दिए हैं? तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। इसी सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलरबर्ग के अनुसार, कोहलरबर्ग ने कौन कौन सिद्धांत दिए हैं? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और ये कैसे थे? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, हमने पहले इस पर चर्चा कर लिया है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। और इन्होंने कौन कौन सा नियम दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध और प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, किसी काम को रिपीटेशन किया जाए, यह सिद्धांत पावलोव ने दिया था। थॉर्नडाइक द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? तो थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया। उद्दीपन क्या है? किसी चीज को देख रहे हैं, उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, और बिल्ली के ठीक सामने एक मछली लटका दी गई, तो मछली क्या है? उद्दीपन है। और गेट खोलने के लिए, पिंजड़े को खोलने के लिए बिल्ली जो प्रयास कर रही है वो क्या है? अनुक्रिया है। इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न और त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं, सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हों तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।